For our next topic is how a CA can help his clients in getting finance for his business. I just want to share a funny thing. I have seen that chartered accountants have been given God status in the society. किसी को कार खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, किसी को बच्चे की मैरिज करनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपेंशन करनी है, तो सबसे पहला नाम आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सभी का फेथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर इतना ज़्यादा है कि सब कुछ करने के लिए वो सीए के पास ही जाते हैं। और सीए का मेन रोल है एडवाइस देना, अकाउंट्स को ऑडिट करना, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाना। अब इसमें अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला वर्ड है फाइनेंशियल, वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द बेसिक जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अनफॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कम है। अनप्रोफेशनल लोगों का इस फील्ड में ज़्यादा बोलबाला है। हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि फाइनेंस प्रैक्टिस एक बहुत ही रेम्यूनरेटिव सेक्टर है और इससे सीएज बहुत वेरी वेल कनेक्टेड है। हम लोग क्लाइंट से भी कनेक्टेड हैं और बैंकर से भी कनेक्टेड हैं। ज़्यादातर लोग बैंक ऑडिट्स करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी बहुत लोग करते हैं, कंकरेंट ऑडिट्स भी बहुत लोग करते हैं। जो लोग कंकरेंट ऑडिट्स करते हैं वो तो रेगुलर ही बैंक से टच में हैं। सो हम लोग इस फील्ड को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। इतना रेम्यूनरेटिव सेक्टर है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना के दें क्लाइंट को, जब फीस लेने की बारी आती है तो वो कहीं और चला जाता है। हम लोग रिटर्न भरते हैं, उसको कुछ दे नहीं रहे, कंप्लायंस कर रहे हैं, फीस देने में भी आनाकानी रहती है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हम उसको कुछ दिलाने के बाद कुछ मांग रहे हैं, जहाँ की उसको जोर नहीं पड़ता। उसके हाथ में अगर 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं और आपने उससे 1 लाख रुपए फीस डिमांड कर ली तो ही विल नॉट बॉदर, क्योंकि आपने उसे पैसा दिलाकर पैसा ले रहे हो। लेकिन इसी के साथ एक बात ये है कि ये फाइनेंशियल्स बनाने के लिए आपको एक साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको बजट्स, प्रोजेक्शंस सब बनाने होते हैं। उसकी हमें एक साउंड जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते करते नॉर्मली टैक्सेशन रिलेटेड और कंप्लायंस रिलेटेड इन्हीं चीज़ों में अपनी जो मेन कोर एक्सपर्टीज है उसको हम लोग पीछे कर लेते हैं और फाइनेंशियल्स बनाते समय उन चीज़ों का हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। सो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि फाइनेंसिंग में क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लाइंट सोर्स करना चाहिए फाइनेंस के लिए और उसकी नीड को अंडरस्टैंड करें। 1 बाय 1 हम इन सारे स्टेप्स को समझेंगे। हमारे क्लाइंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अंडरस्टैंड करें। फिर पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिससे कि हम बैंकर्स के सामने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अप्रोचिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट स्टेप इज किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास क्लाइंट होना चाहिए। सेकंड स्टेप हम उसकी नीड को अंडरस्टैंड कर पाए। सो जहाँ तक सोर्सिंग द क्लाइंट है तो हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट सबसे पहले आता ही सीए के पास है। वो उसी के लिए अंडरस्टैंड करने आता है कि ये बेटा बड़ा हो गया है, बिजनेस कराना है, मैंने नया बिजनेस करना है, एक्सपेंशन करना है, मेरी प्रोजेक्शंस बननी है, मेरी बैलेंस शीट बना दो, प्रोविजनल बना दो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही आती है। तो
तो ऐसे में हमें चाहिए कि जब क्लाइंट हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए आए तो हम उसकी नीड को पूरी तरह अंडरस्टैंड करें, उसके बिजनेस प्लान को डिटेल में समझें कि क्या उसका बिजनेस प्लान से क्या वो करना चाहता है, कितनी उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने उसके पास अपने फंड्स हैं, कितने उसके पास दोस्तों के फंड्स हैं, फैमिली के फंड्स हैं, कितने फंड उसको बाहर से सोर्स करने हैं इन द शेप ऑफ कैपिटल और इन द शेप ऑफ डेट। तो ये सब चीज़ जब हम अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम उसमें एनालाइज करते हैं कितना उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए टू रन द बिजनेस, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर की पेमेंट करने के लिए, और कितना उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। सो ये सब हम उसका टोटल अंडरस्टैंड करें। ये अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बिजनेस तो करने हम चले हैं लेकिन हमारे पास हमारे हैंड में क्या क्या है। सबसे पहले बैंकर्स डिमांड करते हैं कोलेटरल। कोलेटरल होती है आपकी प्रॉपर्टी, कोलेटरल होती है आपकी सिक्योरिटीज, एफडीज, एनएससी, एलआईसी, ऑल दीज आर सिक्योरिटी कोलेटरल्स। तो कोलेटरल में सपोज आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी आपके पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। पावर ऑफ अटॉर्नी मॉर्गेजेबल नहीं होती, सरफेसी एक्ट के अंदर उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लीगल टाइटल ओके नहीं होता। सो वी शुड डिमांड कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी है तो क्या प्रॉपर्टी आपके मैप अप्रूव है कि नहीं है। कुछ बैंक्स मैप अप्रूवल मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है, कोई लीगल सर्च रिपोर्ट आपके पास है कि नहीं है, किसी एडवोकेट से आपने कोई ओपिनियन ली हो वो है कि नहीं है, कोई वैल्यूअर से वैल्यूएशन ली हो या पहले कभी कराई हो, आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, ये सब हम समझें। कितना प्रमोटर की पॉकेट में कितने फंड्स हैं, कितना वो मार्जिन अपनी तरफ से लगाना चाहता है और कितना मार्जिन वो बैंक से लेना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको टोटल के टोटल फंड बैंक से ही मिल जाए, कहीं न कहीं उसका भी कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, तभी बैंक आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। उसके पुराने फाइनेंशियल्स हैं या बिल्कुल ही न्यू बिजनेस करना चाहता है। पुराने फाइनेंशियल्स हैं तो उसमें क्या ट्रेंड है। सपोज किसी की पुरानी टर्नओवर तो है 5 करोड़ की, प्रॉफिट से 5 लाख के, और आज आपसे वो डिमांड करने आ गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने आ गया 50 करोड़ की कि जी 50 करोड़ की मुझे फंडिंग लेनी है। सो वी हैव टू सी कि भाई उसके पुराने फाइनेंशियल्स किस रेंज में है और उसको नया फंड किस रेंज में लेना है, कितने फंड्स उसको, अगर आप फाइनेंसर हो तो आप खुद अपनी पॉकेट से कितने फंड्स देना उसके लिए उचित समझोगे। हमें हमेशा उस तरीके से उसको उस एंगल से देखना चाहिए। उसके पास क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसने जो पुराने कोई लोन्स लिए हैं तो क्या वो टाइमली रीपे किए हैं या उनमें कोई डिफ़ॉल्ट है या डिले हुआ है। डिले हुआ है तो किस रीज़न की वजह से हुआ है, क्या वो जस्टिफाइबल रीज़न था। ऐसा ना हो कि क्लाइंट की इंटेंशन रॉन्ग थी, उसको आदत ही पड़ गई है ओटीएस कराने की, बैंक को सेक्रीफाइस कराने की। अगर आपने एक बैंक को सेक्रीफाइस कराया है तो दूसरा बैंक भी उसमें एक्सपोजर लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। आजकल क्रेडिट हिस्ट्री देखने का एक और जरिया है सिबिल रिपोर्ट्स। सिबिल रिपोर्ट आजकल फ्रीली भी मिल जाती हैं, bankbazaar.com और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं पैसाबाजार.com जिन पर आप अपने क्रेडेंशियल डालो और फ्री में आपको सिबिल रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। उसके जरिए आपको पता चलता है कि क्लाइंट की क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, उसको कितनी बिजनेस की नॉलेज है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, जिस बिजनेस को वो करने जा रहा है क्या उसको उसकी नॉलेज है, उसकी जानकारी है, उसके पास जगह है जहाँ पर उसको काम करना है या नहीं है, शॉप है या फैक्ट्री है, जो भी है, रेंटेड लेगा या ओन्ड है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम उससे लें
जिससे कि हम खुद एनालाइज कर सकें कि क्या ये केस डूएबल है, हमें बैंक के पास जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँ और आप ये एस्टेब्लिश कर लें कि हाँ, केस तो जेन्युइन है और बैंक इसको फंडिंग कर सकता है, आपकी इनर अलाउ कर रही है कि हाँ, दिस इज़ अ जेन्युइन केस एंड दिस इज़ टू बी फंडेड। इफ़ यू आर ए बैंकर तो आप भी इसको फंड दे देते। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देयर आर सम पॉइंट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस लेने के लिए एंड इट शुड बी वेल लेड, कंसिस्टेंटली फॉर्मेट होना चाहिए। हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितने पेजेस हैं, हमारे फाइनेंस की क्वालिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटी इस बात पे निर्भर नहीं करती। हमने उसमें कितनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन कवर की है वो इस बात पे कवर करती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं नितिन भाई से, गौड़ साहब से कहूँगा कि एक और वेबिनार रखें जिसमें हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करें। लेकिन जी राजेश जी, मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन बहुत वाइटल है प्रोफेशनल के लिए, तो मैं आपसे जरूर एक पूरा सेशन रखूंगा आपके साथ। जी सर, थैंक्स। सो इसके बारे में हम मोटा मोटी बात करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चनर तैयार करें। उस क्वेश्चनर में हमें सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सोर्स करनी है, जैसे कि उस क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है, कब उसने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, क्या क्या उसके माइलस्टोन्स रहे, क्या क्या उसने सक्सेस अचीव की, क्या उसके एग्रीमेंट्स हैं, एमओयूज हैं, क्या उसकी एक्सक्लूसिविटी है, क्या उसके विजन्स हैं, क्या उसके मिशन हैं, प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, उनका टेक्निकल कोई बैकग्राउंड है तो वो हम उसने समझें, उनका एजुकेशनल क्या बैकग्राउंड है, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या जॉब से बिलोंग करते हैं, जॉब में रहे हैं तो क्या काम उन्होंने हैंडल किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी लें। फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न है, वेदर इट्स ए फैमिली कंसर्न और फ्रेंड सर्कल में है, कितने उसमें पार्टनर्स हैं, वो सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न उनसे समझें और प्रपोज शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा वो उसके बारे में जानकारी लें। आपके बिजनेस में की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग रहेंगे, उनके क्या एक्सपीरियंस है, इस बारे में समझें। आपको कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके ऊपर कितनी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, लैंड आपकी कहाँ अवेलेबल है, किस लोकेशन में अवेलेबल है, क्या प्राइस में अवेलेबल है, कितना उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कोई आर्किटेक्ट का एस्टीमेट है, मैप है, उन चीज़ों की जानकारी लें, कितनी कॉस्टिंग आपकी इन्वॉल्व होगी उसके बारे में समझें। नेक्स्ट इज, क्या आपको उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, प्लांट एंड मशीनरी पुरानी है या नई है, एग्जिस्टिंग मशीनरी से आपका काम चलता है या नई मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है या इंडिजीनियस मशीनें हैं, उनकी कोटेशंस आपने मंगवानी है कि कितने की वो प्राइस की मशीनरीज आएंगी। अगर पुरानी मशीनरी है तो किसी इंजीनियर से आपको उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए। आपको कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटीज क्या है आपके एरिया में। सपोज आपकी पंप इंडस्ट्री है, पंप इंडस्ट्री आपने लगा दी है शादरा में और शादरा में पंप इंडस्ट्री की लेबर ही अवेलेबल नहीं है, तो यू शुड सी कि जी पंप इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो उसकी लेबर कहाँ अवेलेबल है, किस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पंप इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। रॉ मटेरियल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको प्रॉपर है या नहीं है, रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में आपका रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की क्या कॉस्टिंग्स हैं, कितना रॉ मटेरियल आपका, कितना पोर्शन रॉ मटेरियल लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, आपका
कितना पावर एंड फ्यूल आपको रिक्वायर्ड है, पावर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है आपके एरिया में, कितने टाइम का पावर कट है, कितनी शिफ्ट में आप काम करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी लें। आपने प्रोडक्शन कर ली, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या आपके मार्केटिंग टाई अप्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में ब्रीफ जानकारी लें। कौन आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स रहेंगे जिनसे आप मटेरियल खरीदेंगे, कौन आपके प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स रहेंगे जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। आप एक SWOT एनालिसिस तैयार करें कि कंपनी, SWOT मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोटर्स की क्या स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। सपोज प्रमोटर्स आर न्यू इन द फील्ड, तो हम उसको मार्क करें कि जी प्रमोटर्स न्यू हैं। उसकी स्ट्रेंथ को भी हम प्रॉपरली बताएं कि जी ठीक है न्यू है, लेकिन इनके साथ में की मैनेजमेंट में ये एक एक्सपीरियंस आदमी जुड़ा हुआ है या इनके फादर उस चीज़ में एक्सपीरियंस थे। उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसको थ्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, क्या है, तो साथ में उनका मिटिगेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ में दें थ्रेट्स का, जिससे कि लेंडर के माइंड में जो भी क्वेश्चन आए उसका मिटिगेंट आपने पहले से दिया हुआ हो। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि लेंडर्स आपसे क्वेश्चन आस्क ही नहीं करते और अपने माइंड में वो सेटल कर लेते हैं कि नहीं यार ये बिजनेस ठीक नहीं है, ये बंदा अभी न्यू है, इसको हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो SWOT एनालिसिस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसको हम बहुत डिटेल्ड में प्रिपेयर करें। उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में समझें, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कैसे वो प्रोसेस होगा, कैसे उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी। उस प्रोसेस को अपने क्वेश्चनर में ले, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसको दिखाएं। प्लांट की आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, कितना आप उसमें मंथली, ईयरली कितने प्रोडक्शन कर सकेंगे, कितनी शिफ्ट आप चलाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या होगा, वेदर डायरेक्टर उसमें कौन कौन डायरेक्टर क्या क्या फील्ड को हैंडल करेंगे, मार्केटिंग डायरेक्टर कौन होंगे, आपके प्रोडक्शन कौन होगा, इन सब चीज़ों को बनाएं। उनसे पूछिए, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के बारे में आस्क करें कि आप डाउन द लाइन आगे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आगे आपका लोन सपोज 5 साल चलना है तो 5 साल में आपकी कितनी रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, पर ईयर आप कितनी ग्रोथ लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल्ड जानकारी हम लें। नॉर्मली होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मार्केट में अनप्रोफेशनल लोग बनाते हैं वो इन सब किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रमोटर्स से लेते नहीं और छपी छपाई प्रोजेक्ट रिपोर्टों को लगा के बैंकों से फाइनेंस करा देते हैं, जिसकी वजह से केसेस NPA होते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को ही सही से ड्राफ्ट करते हैं तो NPA होने की नौबत नहीं आती। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इतना बड़ा रोल फाइनेंसिंग के अंदर है। सो नेक्स्ट इज, हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले हमें कुछ की रेशोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो बैंकर्स देखते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आजकल हमारे CA में चैप्टर होता है, बच्चे उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं कि आगे ये काम ही नहीं आएगा, क्योंकि इन सारी रेशोज का टैक्सेशन में, कंप्लायंस में कोई रोल नहीं होता। धीरे धीरे हमारे माइंड से स्किप होती चली जाती हैं। जबकि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि चाहे हमारे पास क्लाइंट फाइनेंसिंग के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब भी हम उसकी बैलेंस शीट बनाएं, फाइनेंशियल्स बनाएं, तो हमें इन रेशोज का ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर क्लाइंट को गाइड करना चाहिए, जिससे कि आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आए। क्लाइंट अगर प्रोग्रेस करेगा तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ की रेशोज ही ली हैं, डिटेल्ड में लेंगे तो ये अपने आप में एक अलग से वेबिनार हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन हम धीरे धीरे एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे वन ऑफ द प्राइम रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी। सपोज हमारे क्रेडिटर्स,
हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स सब टोटल मिला के हमारे 4 करोड़ के हैं, तो कम से कम हमारी इक्विटी 1 करोड़ की होनी चाहिए। आइडियल रेशो 4:1 है। अगर 4:1 से नीचे हम जाते हैं तो बैंकर्स इसको नेगेटिव मानते हैं। हालांकि कुछ इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि ये 4:1 से ज़्यादा भी चली जाए और हम उसको जस्टिफाई भी कर सकें। करंट रेशियो की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली बैंक यूजुअली कहते हैं कि जी वर्किंग कैपिटल में 25% प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड 75% मैक्सिमम बैंक कैन प्रोवाइड। So therefore current assets upon current liabilities, so 1.33:1 से आपकी करंट रेशियो कम नहीं होनी चाहिए। अगर बैक कैलकुलेशन में जाएंगे तो इट इज 75-25%। सो अगर हमारी करंट रेशियो 1.33 से कम है तो हमारा केस फाइनेंस के लिए डुएबल नहीं होगा। सो हमें प्रोजेक्शंस बनाते समय करंट रेशियो का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ एक रेशो आती है क्विक रेशो। ये एक इंटरनल रेशो है, क्विक रेशो। बैंकर्स इस पे भी ध्यान देते हैं कि करंट असेट्स में से अगर हम स्टॉक हटा दें और इन केस अगर लिक्विडेशन करनी पड़े तो क्या हमारे लिक्विड असेट्स सफिशिएंट है हमारी लिक्विड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। सो इसके लिए बेंचमार्क है कि 1:1 से कम ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी मेंटेन होनी चाहिए फ्रॉम द पास्ट ईयर्स टू ट्रेंड इन फ्यूचर ईयर्स। स्लाइट डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में चलता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी टर्नओवर बढ़ती है तो स्लाइटली आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो स्लाइट रिड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो वी शुड एक्सप्लेन दैट डिफरेंस। एबिटा रेशो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। एबिटा हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उस रेशो में नहीं बढ़ते, तो हमारा एबिटा इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। एबिटा हमारा इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी है और इंटरेस्ट की रिपेमेंट करनी है, उसका 1.35 टाइम्स सफिशिएंट हमारा एबिटा होना चाहिए। क्योंकि जो लोन हम बैंक से डिमांड कर रहे हैं, बैंक सीज कि भाई आप उसको पेमेंट करने के लिए आपकी प्रोजेक्शन सफिशिएंट होनी चाहिए जिससे कि आप पेमेंट कर सको। क्योंकि फाइनेंसिंग इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस। सो 0.35 का मार्जिन होना चाहिए कि आपकी प्रोजेक्शन सपोज मैच नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आ रहा है, 10% 20% कहीं रिडक्शन भी है, तो भी आपके पास सफिशिएंट एबिटा हो ताकि आप उसको पेमेंट कर पाएँ और आपका केस एनपीए या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ मूव ना हो। इसी के साथ बैंक्स ने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है लेवरेज रेशो, जो कि मिलता जुलता है डेट सर्विस कवरेज रेशो से, लेकिन ये एक शॉर्टकट एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि जो प्रपोज डेट है आपका, टोटल प्रपोज डेट है डिवाइड बाय एबिटा, वो 6 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 6 टाइम्स से ज़्यादा आता है तो उसको रिस्की माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली बैंक्स do loans for a tenure of 5 to 7 years. So they see कि आप 6 years में उनका प्रिंसिपल रीपे कर पाएँ, तो इसके लिए एक शॉर्टकट लीवरेज रेशो है जिसको हम किसी की भी बैलेंस शीट से शॉर्टकट लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की जाती है टोटल सेल्स डिवाइड बाय बिल्स रिसीवेबल्स।
So usually banks allow 90 days debtors. They see कि भाई 90 डेज तक की अगर आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो आ रही है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द डेटर्स 90 डेज के अंदर फॉल करते हैं, so they consider it for financing and drawing power calculation. हाँ, कुछ बिजनेसेस के केस में आपके डेटर्स जैसे गवर्नमेंट आपके काम हैं गवर्नमेंट PSU से, तो वहाँ 90 डेज में आपके डेटर्स मैच्योर नहीं हो पाते, तो यू हैव टू कन्विंस योर फाइनेंसर कि भाई हमारे नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, यहाँ 90 डेज में डेटर्स रियलाइज नहीं हो पाते, तो दे मे अलाउ मोर देन 90 डेज ऑल्सो. Like that, you have to calculate stock turnover ratio. Stock turnover ratio is calculated by cost of goods sold divided by inventory. जो आपकी इन्वेंट्री है वो नॉर्मली बैंक कंसीडर कि भाई 4 to 6 टाइम्स रोटेट होनी चाहिए, सो दैट दे कंसीडर कि भाई आपका स्टॉक प्रॉपरली मूव हो रहा है एंड दे कंसीडर इट गुड. However, in some cases आपकी हैवी मशीनरी बनाने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, और आपका स्टॉक 4 to 6 टाइम्स रोटेट नहीं होता, so you have to provide the reasons and convince the bankers. So these are the key ratios which we have discussed. Apart from this, there are some ratios also. बट मैं समझता हूँ मोटा मोटी अगर इतनी रेशियोज भी हमने ध्यान दे दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय, तो हम एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे और बैंकर्स को कन्विंस कर पाएंगे. आफ्टर हैविंग दिस की रेशियोज एंड क्वेश्चन आयर, हम अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वेल टाइडी मैनर में बनाएंगे और बनाकर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके बारे में अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है. तो हमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना है. बैंक्स में वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. PSUs बैंक्स हैं हमारे पास, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, NBFCs हैं, और सेबी रजिस्टर्ड फंड है जिनको हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं. So there are 5 categories which we have to source the funding. So हम जनरली इसके बारे में बात करेंगे. PSU बैंक्स हमारे लिए कहाँ यूजफुल हैं. जैसे हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट लगाना है, पहले से हम उस बिजनेस में नहीं हैं, पहले सपोज हम जॉब करते थे या हमने उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस लिया है, ट्रेनिंग है, और हमें नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है. ऐसे केसेस में PSU बैंक्स आपको हेल्प करेंगे क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और अगर उनको आपका बिजनेस प्लान पसंद आता है तो सर्टेनली दे कैन फंड यू. इसी के साथ स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स भी निकाली हुई है, जैसे छोटी फंडिंग है, 10 लाख तक की मुद्रा लोन्स निकाले हुए हैं. CGTMSE स्कीम के अंदर कोलेटरल फ्री लोन्स हैं 2 करोड़ तक के हैं.